हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था रिगार्डिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और उसका कॉन्वेक्स और कॉन्केव मेनिस्कस कैसे बनते हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ड्रॉप किसी भी सरफेस पे जब बनता है तो उसकी कंडीशन क्या है। सो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप का कंडीशन, इसको हम प्रॉपर्ली देखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिलहाल के लिए एक वाटर का ड्रॉप बना हुआ है, लेकिन वो एक जो लोटस लीफ है उसके ऊपर बना हुआ है। जनरली आपको मालूम है कि लोटस लीफ के ऊपर वैक्स की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से जब ड्रॉप बनते हैं तो कुछ इस तरीके से बनते हैं। सिमिलरली जो ड्रॉप आप अगर कोई नया अम्ब्रेला अगर खरीदी करते हैं तो जब बारिश गिरती है, नया अम्ब्रेला होता है, तो उस वक्त भी आप देखोगे कि बारीक बारीक पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। वही अगर कुछ समय के बाद जब हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं उसके बाद ऐसे ड्रॉप फॉर्म नहीं होते, उसके बाद वो छाता जो ऊपर से प्रॉपरली भीग जाता है। सो ऐसा क्यों होता है। वही अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी का भी, सो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर तो आपको दिखेगा मर्क्यूरी के ड्रॉप्स जो बने हैं वो वाटर के ड्रॉप से थोड़े अलग बने हुए हैं। सो ऐसा क्यों होता है, सो इसके बारे में हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। जस्ट पे अटेंशन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पे, ये मर्क्यूरी के ड्रॉप्स है जो सरफेस के साथ जब बनते हैं तो थोड़ा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, या फिर थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि वो सरफेस के साथ जनरली चिपकते नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पर भी हम देखेंगे तो फिलहाल ये ड्रॉप भी जो है वो नहीं चिपका है, लेकिन जनरली पानी जो हम किसी नॉर्मल सरफेस वुड के ऊपर या फिर स्टील के ऊपर अगर हम गिराते हैं तो हमें पता है कि उसका जो ड्रॉप बनता है कुछ अलग ही तरीके से बनता है। सो ड्रॉप फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ड्रॉप फॉर्मेशन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या रोल है, इसके बारे में देखेंगे। जस्ट पे अटेंशन। सो दिस इज अ स्लाइड जहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप कैसे होता है। सबसे पहले आपको इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। जस्ट पे अटेंशन। यहाँ पर कोई केरोसिन या फिर प्योर वाटर जिसका एक्यूट एंगल होता है, जनरली एंगल ऑफ कांटेक्ट, प्योर वाटर नहीं, जनरल वाटर या फिर केरोसिन जिनका एक्यूट एंगल होता है, ऐसे अगर किसी लिक्विड को अगर हम सॉलिड के ऊपर प्लेस करते हैं तो उसका ड्रॉप कुछ इस तरीके से बनता है जो आपके सामने स्क्रीन पे है फिलहाल के लिए। अब होता क्या है, यहाँ पर तीन तरीके के सरफेस टेंशन जो है वो वर्क करते हैं। पहला, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और एयर भी है। सो जनरली आपको पता है जैसे कि एयर भी एक टाइप का जो है वो मीडियम ही है, लिक्विड का एयर के साथ भी एक सरफेस टेंशन बनेगा, लिक्विड का सॉलिड के साथ भी कांटेक्ट में होने की वजह से सरफेस टेंशन बनेगा, और एयर का भी सॉलिड के साथ कांटेक्ट होने की वजह से उनका भी एक सरफेस टेंशन हमेशा बनता ही है। इसलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तीन सरफेस टेंशंस काम में आएंगे। एक है T1, दूसरा है T2, तीसरा है T3। नाउ ये तीनों भी T1, T2, T3 क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अभी फिलहाल के लिए, सो व्हाट इज T1? T1 इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। करेक्ट। अगर आप गौर से देखो आप डायग्राम में, ये जो आपको पॉइंट है, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप गौर से देखो तो ये लिक्विड के साथ भी कनेक्टेड है, सॉलिड के साथ भी कनेक्टेड है, एज वेल एज एयर के साथ भी कनेक्टेड है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिक्विड और सॉलिड के साथ जो सरफेस टेंशन का फोर्स बन रहा है दैट इज T1। वही अगर हम देखें T2, T2 अगर आप देखो तो T2 के एक साइड में एयर है तो T2 के उस लाइन के दूसरे साइड में सॉलिड है। इसका मतलब है T2 इज अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्यू टू या फिर ऑन एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है बाउंड्री। इन दोनों के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वो T2 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट दी एयर सॉलिड इंटरफेस। अब हम गौर से अगर देखते हैं तो उसी पॉइंट पे अगर ये फ्री सरफेस लिक्विड को अगर टेंजेंट बनता है लाइक दिस, तो इस जगह पर उसका जो कनेक्शन है वो लिक्विड और एयर के साथ है। इसीलिए इस सरफेस टेंशन फोर्स को बोला जाएगा, इट इज़ अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर एंड लिक्विड इंटरफेस। अगर आप गौर से देखो व्हाट इज T3, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड इंटरफेस। तो इस डायग्राम में फिलहाल के लिए हमें तीनों सरफेस टेंशन नजर आ रहे हैं। T1 भी है जो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे है, T2 जो है वो एयर सॉलिड इंटरफेस मतलब बाउंड्री पे है, और T3 जो है वो एयर लिक्विड बाउंड्री पे है। तो इस तरीके से ये जो है वो तीनों भी सरफेस टेंशन बन रहे हैं, जिनके वजह से यहाँ पर जो लिक्विड का ड्रॉप है वो कुछ अभी जो सामने दिख रहा है उस तरीके से हमें बना हुआ दिखता है। क्योंकि एज ये एक्यूट एंगल है या फिर ये वी कैन से केरोसिन का केस है या फिर प्योर वाटर का केस है, तो ऐसे केसेस में आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट बनता है। जैसे कि हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में, कि व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज, अब अगर आप गौर से देखो ये जो फ्री सरफेस है उसका टेंजेंट तो यही है, एंड सरफेस ऑफ
सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। तो ये सॉलिड का सिर्फ एक ही सरफेस है जो इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के साथ कांटेक्ट में सरफेस है, वही ये। सो उसके साथ ये जो एंगल बना है थीटा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और केरोसिन या फिर जनरल वाटर के केस में ये जो थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो हमेशा क्या होता है, एक्यूट होता है। इसीलिए जो ड्रॉप का फॉर्मेशन है वो इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर हम अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के केस में, जो कि आपको बॉटम में नज़र आ रहा है, सो उस केस में क्या होता है कि ये T1 तो वैसे ही है, लिक्विड एंड सॉलिड, ये T2 भी वैसे ही है, एयर एंड सॉलिड, और ये T3 जो है वो अब इस तरीके से बन जाता है जस्ट बिकॉज, जैसे कि आपको पता है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल का केस मतलब मर्क्यूरी का केस है। मर्क्यूरी के केस में जो टेंजेंट होता है उसका फ्री सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड के साथ जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूस होता है। इसलिए यहाँ पर जो है एंगल बना हुआ है इसके साथ इसका, वो क्या बना हुआ है, ऑब्ट्यूस बना हुआ है। अब कुछ लोगों के माइंड में आता है सर आपने इसी के साथ एंगल क्यों ले रहे हो आप। रीज़न उस डेफिनेशन में ही है दैट सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। तो अगर आप गौर से देखो ये T1 लाइन जो है वही सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड या फिर लिक्विड के साथ कनेक्टेड सॉलिड का साइड वही है। इसलिए हमें जो एंगल लेना होगा वो T1 के साथ ही यहाँ पर लेना होगा। सो अब हमें देखना है कि ड्रॉप फॉर्मेशन की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम में चले जाते हैं, सो इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो हम क्या करेंगे, ये जो T3 फोर्स है उस T3 फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे लाइक दिस। तो ये अगर क्रॉस है तो इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, तो एक ऐसे आएगा इफेक्ट और एक ऐसे आएगा। सो देयर आर टू रिजॉल्व वेक्टर्स नाउ फॉर T3, आउट ऑफ विच इफ दिस इज एंगल थीटा, तो हमें पता है कि थीटा के बाजू वाला जो कंपोनेंट होता है या फिर एडजेसेंट जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, एग्जैक्टली कॉस कंपोनेंट। इसका मतलब है दिस कंपोनेंट इज T3 कॉस थीटा, और ये जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो है T3 साइन थीटा। लेकिन हमें फिलहाल T3 साइन थीटा के बारे में कोई भी जानकारी अगर ना लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज हमारे जो अब फोर्सेस हैं वो काफ़ी सारे, वो सभी के सभी हॉरिजॉन्टल आ गए। अगर आप गौर से देखो तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं, T2, T3 कॉस थीटा और T1। अब ये ड्रॉप आपका जो है वो स्टेबल है, इसका मतलब है इस ड्रॉप पे आने वाला ओवरऑल फोर्स जो है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो गया है। मतलब अब ये ड्रॉप जो है वो हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में। अगर ये ड्रॉप हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है एट दिस पॉइंट टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्स। सो टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स इज T2 एंड टोटल राइटवर्ड फोर्स इज T3 cos थीटा प्लस T1 एग्जैक्टली। सो ये अब हो गया है हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन के जरिए हम cos थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट पे अटेंशन। तो जैसे कि आपको अभी फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है, इट इज T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा। सो अगर हम इस T1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, और फिर अगर हम T3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा cos थीटा का इक्वेशन। सो व्हाट इज cos थीटा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो होता है इसे बोला जाता है द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप। मतलब आपका cos थीटा का वैल्यू होता है डिफरेंस ऑफ T2 एंड T1 डिवाइडेड बाय T3। और ये T2 T1 T3 क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसका क्लियरली मतलब है किसी भी सरफेस पे किसी भी लिक्विड का ड्रॉप बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब वो ड्रॉप फॉर्म होगा या फिर वो ड्रॉप जो है वो फट जाएगा, टूट जाएगा, वॉटेवर, ये डिपेंड करता है कि वो सॉलिड सरफेस कौन सा है, वो लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या है, एज वेल एज सराउंडिंग एयर कैसा है, सभी पे डिपेंड करेगा। सो इसका क्लियरली मतलब है अगर सपोज कोई ड्रॉप किसी पत्थर पे नॉर्मल एयर में अगर बन रहा है, तो हो सकता है कि वही ड्रॉप उसी पत्थर पे माइन में नहीं बनेगा। माइन मतलब जो खदानें होती है उनमें नहीं बनेगा, बिकॉज वहाँ की जो एयर होती है वो थोड़ी अलग होती है। इसका मतलब है कि अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि ड्रॉप बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसी इक्वेशन के ज़रिए यहाँ पर चार केसेस बनती है, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रही है। ये है पहली केस, ये है दूसरी केस, और फिर यहाँ पर तीसरी और चौथी केसेस हैं। सो हम इसके बारे में अब गौर से देखेंगे। सबसे पहला केस, पे अटेंशन, इफ़ T2 इज़ मोर देन T1, मतलब ये जो T2 है वो अगर T1 से बड़ा है सपोज, तो लॉजिकली T2 अगर T1 से बड़ा है तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखने, मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, वेरी गुड। सेकेंड, एंड इफ T2 माइनस T1 इज लेस देन T3 cos थीटा, मतलब ये जो न्यूमरेटर है वो T3 cos थीटा नहीं, T3 से छोटा है। सो लॉजिकली अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। वापस एक बार सोचो, T2 माइनस T1 मतलब न्यूमरेटर, T3 मतलब डिनोमिनेटर,
अगर T2 माइनस T1 T3 से अगर छोटा है, इसका मतलब है आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब आपका जो रेशो आएगा, आंसर आएगा, वो लेस देन 1 आएगा। कॉस थीटा का आंसर अगर आपका लेस देन 1 आ रहा है, इसका क्लियरली मतलब है आपका कॉस थीटा वैलिड है, मतलब आपका एंगल वैलिड है, बिकॉज थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, कॉस थीटा का आंसर मैक्स टू मैक्स 1 आ सकता है, उससे ज़्यादा आंसर आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो आंसर है वो 1 से कम है, मतलब आपका कॉस थीटा वैलिड है, इसका मतलब है आपका ड्रॉप बनेगा, यहाँ पर ड्रॉप जो है इस कंडीशन में बनेगा। अच्छा, अब वो एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा? लॉजिकली T2 माइनस T1 का आंसर क्या आया था इस केस में? पॉजिटिव, क्योंकि T2 बड़ा है और T1 छोटा है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सो T2 बड़ा है, T1 छोटा है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। नाउ थिंक इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव एज वेल एज लेस देन 1, मतलब +0.5 या +0.7 या +0.9, अगर ऐसा आंसर आता है तो कॉस थीटा का आंसर अगर लेट्स से +0.5 है या फिर +0.6 है, तो थीटा जो होगा वो ऑब्वियसली एक्यूट होगा। इसलिए ये जो कंडीशन है उसमें थीटा जो आता है वो एक्यूट आता है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, जिसमें ये कंडीशन सेम ही है, दैट T2 माइनस T1 और वटेवर वो जो है यहाँ पर T2 इज लेस देन T1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? T2 इज लेस देन T1। इसका मतलब है आपका ये जो T2 का वैल्यू है वो छोटा है और ये T1 का वैल्यू जो है वो क्या है? बड़ा है। इसका मतलब आपका न्यूमरेटर जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और जो T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 का वैल्यू है वो लेस देन T3 है। मतलब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि आपका जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। सो दिस इज लेस देन 1। इसका क्लियरली मतलब है कि आपका आंसर जो है वो नेगेटिव और लेस देन 1 है। ऑब्वियसली मतलब अगर आपका सपोज कॉस थीटा का आंसर है -0.5, सो इसका क्लियरली मतलब है आपका जो एंगल होगा वो मोर देन 90 जाएगा, बिकॉज इफ कॉस आर नेगेटिव दैट मीन्स दे आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब आपका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बनेगा ऑब्ट्यूज। एग्जैक्टली ये कौन सा केस है? इन केस ऑफ मर्क्यूरी। सो ये मर्क्यूरी का केस है। अगर हम अब थर्ड केस की बात करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर नजर आएगा, इफ बाई चांस अगर ऐसे होता है दैट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, मतलब न्यूमरेटर जितना है उतना ही डिनोमिनेटर भी है। सो ऑब्वियसली दोनों अगर सेम है तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो कॉस थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस थीटा अगर 1 आता है तो थीटा 0 है। इसका क्लियरली मतलब है दैट यहाँ पर आपका जो ड्रॉप बनेगा वो प्योर वाटर की कंडीशन की तरह बनेगा। करेक्ट, ये तो हमें अब समझ में आ गया है। अब जो चौथा केस है उसके बारे में भी ध्यान देते हैं। इफ T2 माइनस T1 इज मोर देन T3, मतलब अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से भी बड़ा है न्यूमरेटर, सो मतलब आपका जो आंसर आएगा वो मोर देन 1 आएगा। अगर आप न्यूमरेटर बड़ा रखें और डिनोमिनेटर छोटा रखें, कोई भी नंबर लें आप, तो आपका आंसर मोर देन 1 आएगा। अगर आपका कॉस थीटा का वैल्यू मोर देन 1 आता है, ये कंडीशन तो वैलिड ही नहीं है, सो इट इज विच इज इम्पॉसिबल। द लिक्विड स्प्रेड्स ओवर द सॉलिड सरफेस एंड ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब अब इस केस में इम्पॉसिबल कंडीशन है ड्रॉप बनने की, इसलिए ड्रॉप बनेगा नहीं, लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। इसका मतलब है जब हम देखते हैं कि पानी का ड्रॉप जो होता है वो नॉर्मल सरफेसिस पे अलग बनता है, वही अगर पानी का ड्रॉप अगर हम वैक्स के सरफेस पे लेते हैं तो अलग बनता है। उसका रीज़न क्या है? उसके रीज़न है ये T2, T1 और T3 चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये थीटा भी जो है वो थोड़ा बहुत क्या होता है? चेंज होता है, और आपका जो ड्रॉप फॉर्मेशन होता है वो अलग तरीके से दिखता है। कभी कभी ड्रॉप जो होता है वो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज कॉस थीटा की कंडीशन जो है वो वैलिड ही नहीं हो पाती। इन शॉर्ट दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप कंडीशन, जो मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए समझाया है। आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, एज वेल एज ये जो एग्जांपल्स हैं ऐसे बहुत सारे, जैसे कि ये वैक्स के ऊपर या फिर लोटस लीफ के ऊपर जो वैक्सी लेयर है उसके ऊपर जो फॉर्म हुआ है वाटर ड्रॉपलेट, या फिर मर्क्यूरी का ड्रॉप बना है, या फिर केरोसिन का ड्रॉप, उसके बारे में आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। सो अगले लेक्चर में हम अलग सी चीज़ें और देखेंगे, जो इसके आगे का कंटेंट रहेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड।